अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं रुबाब ज़फ़र सीनियर कंप्यूटर टीचर आज आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 3 इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग का फर्स्ट टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं? In programming, input means to enter or feed data in a computer program, and output is what the computer produces after processing the data. C languages provides many input and output functions to provide interaction between a program and user. अच्छा, अब हमारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होते हैं, लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी ये है कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमारे जो होते हैं वो एक स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर यूज़र जो है कुछ चाह रहा है, मतलब यूज़र की कोई रिक्वायरमेंट है और यूज़र कोई जो है टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो है वो फंक्शन जो है वो डिफ़ाइंड करेगा। वो प्री डिफ़ाइंड भी हो सकते हैं और वो यूज़र डिफ़ाइंड भी कर सकता है। तो फंक्शन जो है आपके कुछ स्पेसिफ़िक टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब इनपुट एंड आउटपुट की बात की जाए तो इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर की फील्ड में हमें अच्छे से पता है कि जो इनपुट होता है वो होता है किसी भी डाटा, जो भी डाटा जो है वो इंटर हो रहा है सिस्टम के अंदर, या डाटा जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर के अंदर जो है वो फीड हो रहा है, यानी इंसर्ट हो रहा है, तो उसको आप जो कहते हो इनपुट या इनपुट फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है ये एक इस प्रोसेस पे डिपेंड करता है, यानी इनपुट, फिर प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। यानी जो डाटा है वो इंटर होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद एक आउटपुट जनरेट होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कंप्यूटर का, अगर आप जब कंप्यूटर का स्टार्ट लेते हैं और कंप्यूटर की अगर बेसिक्स देखते हैं तो उसमें आपको जो है सबसे पहले ये प्रोसेस बताया जाता है और कंप्यूटर जो है हमारा पूरा इस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आउटपुट इज़ व्हाट द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। वही बात होगी कि अगर डाटा आपने इंटर किया है या डाटा आपने प्रोवाइड किया है सिस्टम को और सिस्टम ने उस पर प्रोसेसिंग की है, उसके बाद वो आउटपुट जनरेट कर देता है आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। C language provides many input and output functions। सेम ऐसा ही प्रोग्रामिंग में होता है कि आप जो है कोई इनपुट देते हो तो वो इनपुट फंक्शन है। अगर यूज़र प्रोवाइड कर रहा है कोई इनपुट तो वो इनपुट फंक्शन है, और जो उस पे प्रोसेसिंग होने के बाद जब वो जो है प्रोग्राम आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होती है वो आपकी आउटपुट फंक्शन के थ्रू होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके? अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़र डिफाइंड या प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। पहले से भी डिफाइंड फंक्शंस मौजूद होते हैं और आप यूज़र भी उसको डिफाइन कर सकता है। अ फंक्शन इज़ क्लोज विद इन पैरेंथेसिस, यानी आपके जो है फंक्शन है वो राउंड ब्रैकेट से पता चलता है, यानी राउंड कोई भी कीवर्ड लिखा है उसके आगे राउंड ब्रैकेट है तो आपको पता चल जाता है कि ये जो है ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन की पहचान है। मैनी लिस्ट ऑफ फंक्शंस आर फाउंड विद इन हेडर फाइल printf, scanf फाउंड इन stdio.h हेडर फाइल। हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं। अगर हम ये हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड ना करें अपने प्रोग्राम में, सी प्रोग्रामिंग में जो है वो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है इंक्लूडेड होते हैं, डिफाइन होते हैं। तो हमें जो है हमारे प्रोग्राम, अगर देखा जाए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपके जो जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो सब में पहले आप हेडर फाइल लिखते हो और वो हेडर फाइल आपको उसके अंदर जो फंक्शन इंक्लूड होते हैं इस वजह से इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। आगे है फोर्थ पॉइंट, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? पहले फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो कि हम पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये जो हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन पढ़ेंगे ये फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस में आता है, इंक्लूड होता है। डिस्प्ले कैन बी फॉर्मेटेड, वी कैन इंक्लूड स्पेसिफायर ऑफ एनी डाटा टाइप, एस्केप सिंबल, एस्केप सीक्वेंस। और यहाँ पर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ प्रिंट एफ की एग्जांपल दी है, स्कैन एफ की भी एग्जांपल आती है, इसमें इंक्लूड होती है, ये हम मज़ीद आगे डिटेल देख लेंगे। लेकिन फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। अनफॉर्मेटेड जो डाटा है, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, these function do not allow to supply input or display output in the user desired format। यानी आप अगर यूज़र चाह रहा है, जैसा कि यूज़र चाह रहा है कि मैंने जो है इस फंक्शन के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मेटेड फंक्शन में है कि आप यूज़र स्पेसिफायर भी इंक्लूड कर सकता है, कोई एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकता है यहाँ पर, और जो है इसमें कोई भी टेक्स्ट जो है वो, अगर प्रिंट एफ की बात की जाए तो किसी भी किस्म का टेक्स्ट इंटर कर सकता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको फंक्शन को फॉर्मेट कर सकता है, उसमें यानी उसमें चेंजेस ला सकता है। लेकिन अनफॉर्मेटेड जो होता है, सो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, आप अनफॉर्मेटेड जो डाटा है वो आपका वो डाटा होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता, वो फंक्शन होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे गेट सी एच फंक्शन है, गेट सी एच फंक्शन में क्या है कि अगर आप ये इसके जो है गेट सी एच फंक्शन को देखें, अगर इसके सिंटैक्स को देखें तो यहाँ पर हमारा जो है खाली जो है गेट सी एच आपको लिखा होगा और ब्रैकेट्स के साथ लिखा होगा। आप इसमें कोई चीज़ें चेंजेस नहीं ला सकते, इसके अंदर कोई चीज़ इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, ये अलाउ नहीं करता। डिज़ायर्ड फॉर्मेट जो यूज़र चाह रहा है डिज़ायर्ड फॉर्मेट, वो उसमें अलाउ नहीं करता। इट कांट इवन सपोर्ट ऑल डाटा टाइप, ये सारे डाटा टाइप को सपोर्ट भी नहीं करता। जो गेट सी एच है वो जो है हमारा करैक्टर को जो है वो मतलब सपोर्ट करता है, यानी जो %c है उसकी डाटा टाइप वो उसको करता है, यानी करैक्टर को करता है, %c डाटा टाइप और स्ट्रिंग डाटा टाइप को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो डाटा टाइप हैं, जिस तरह %d हो गया, और भी बहुत सारे डाटा टाइप हैं, ये इंशाल्लाह जो है हम कवर करेंगे, वो उनको नहीं सपोर्ट करता। सब ये जो है ये सबको सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ %c और स्ट्रिंग डाटा टाइप ही जो है यूज़ हो सकते हैं, ये उन्हीं को सपोर्ट करता है, बाकी किसी को डाटा टाइप को ये सपोर्ट नहीं करता। और क्यों ये %c को करता है? %c जो है वो डाटा टाइप आपकी सिंगल करैक्टर को रीड करता है, जिसकी वजह से जो है गेट सी एच जो है वो सिंगल करैक्टर को ही रीड करता है। असल में गेट सी एच जो है फंक्शन, उसका मकसद ये होता है कि जब आप आउटपुट आती है तो ये आपके स्क्रीन को होल्ड कर देता है। और वो होल्ड कैसे करता है कि उसके अंदर बैक एंड पे जो है एक करैक्टर जो है वो और वहाँ पर होता है, और जो सिंगल करैक्टर को रीड करता है, जो कि शो आउटपुट पे नहीं होता, हमारे आउटपुट पे शो नहीं होता, लेकिन वो उसको स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। और जब तक आप कोई अनलेस आप कोई जो है कीबोर्ड से की प्रेस नहीं करते, आपकी स्क्रीन जो है वो होल्ड रहती है जब आपका आउटपुट जनरेट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आउटपुट फंक्शन पे। आउटपुट फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं, जो कि आपका मेंशन था प्रीवियसली, अब ये डिटेल में हम देखेंगे कि क्या होता है। प्रिंट फंक्शन आपको मैंने बताया है कि कोई चीज़ आउटपुट, प्रिंट फंक्शन आउटपुट फंक्शन है, और अगर आपने आउटपुट को जनरेट करनी है तो उसके लिए आप प्रिंट एफ का फंक्शन लगाओगे, यूज़ करोगे। तो प्रिंट एफ क्या करता है, क्या क्या प्रिंट करवाता है? टेक्स्ट करवाता है, कांस्टेंट करवाता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवाता है, और एक्सप्रेशन को भी प्रिंट करवाता है। एक्सप्रेशन आपने पढ़े हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो डिफरेंट एक्सप्रेशन जो है उनको जो है वो प्रिंट करता है। एक्सप्रेशन वेरिएबल और ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन होता है, यानी a + b एक एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन को भी जो है वो प्रिंट करवाता है। द जनरल सिंटैक्स क्या है उसका आप देख लें। प्रिंट एफ
क्योंकि एक फंक्शन है इसलिए राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा। राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है हम अपनी मर्ज़ी से, मतलब फॉर्मेटेड है, अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ें जो है वो ऐड, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चीज़ें जो है वो ऐड करते हो, इंक्लूड करते हो। यहाँ पर कंट्रोल 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, मतलब इसको 2 पार्ट में आप कर लें कि कंट्रोल स्ट्रिंग होती है एक, और इसमें इसका दूसरा पार्ट है लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंट एफ आगे मतलब ब्रैकेट्स के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग, और कंट्रोल स्ट्रिंग हमेशा जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा और उसके बाद कॉमा आएगा और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। ये एक इसका सेंटेक्स, और इसी सेंटेक्स में ये लिखना है, लेकिन वरना एरर जनरेट करेगा पहले। उसके बाद यहाँ पर एंड पे जो है ये मैं इंक्लूड कर लेती हूँ, ये आपका जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, जो कि बताता है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो एंड हो चुकी है। और ये हर आपने जो अगर कोड लिखना है या आप कोई लिखते हो स्टेटमेंट, उसके आगे आपने ये लगाना ज़रूरी होता है। ये बताता है कंपाइलर को कि यहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। अब प्रिंट एफ के जो है सेंटेक्स में कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है, एक पार्ट कंट्रोल स्ट्रिंग है, दूसरा लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स है। कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ सकता है, यानी कोई मैसेज लिखना चाह रहे हो, हेलो वर्ड, वो भी आप लिख सकते हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, यानी जो मैंने अभी बताए हैं %d, %f, %c। फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होते हैं जो कि आपके डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, यानी डाटा आपका जो है वो किस फॉर्म में है। अगर वो इंटीजर फॉर्म में है तो वो ये स्पेसिफायर जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि जो डाटा है, यूज़र ने जो डाटा एंटर किया है वो इंटीजर टाइप का है, तो उस इंटीजर टाइप के लिए स्पेसिफायर %d यूज़ होगा। ये %d बताएगा कि डाटा जो है वो इंटीजर है। %f यूज़ करोगे तो बताएगा कि डाटा जो है वो फ्लोट है। %c करोगे तो बताएगा कि वो डाटा जो है वो करैक्टर है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका फॉर्मेट, डाटा का फॉर्मेट यानी डाटा की टाइप डिफ़ाइन करता है, बताता है, स्पेसिफाई करता है। एंड एस्केप सीक्वेंस भी आ सकते हैं इसके अंदर। एस्केप सीक्वेंस जो है नेक्स्ट आपकी वीडियो लेक्चर पे आपको इंशाल्लाह जो है इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप को मैं बता देती हूँ कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। आपकी आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जो है एस्केप सीक्वेंस यूज़ होते हैं। मतलब आप चाह रहे हो कि आउटपुट जो शो हो रही है ये जिस तरह हुई है, वेयर जो है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो जाए, तो यानी जो है यहाँ पर एक एग्जांपल है, और उसकी एग्जांपल है कि बैकस्लैश के साथ लिखा जाता है एस्केप सीक्वेंसेस। जो भी होंगे एस्केप सीक्वेंसेस उसकी पहचान है बैकस्लैश के साथ, और जो आपके स्पेसिफायर हैं वो % के साथ, % के साथ जो है ना वो वहाँ पर शो होंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं और ये एस्केप सीक्वेंस, इनका क्या काम है इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ रिटन विद इन डबल कोट्स, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये लिखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोल स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमास के साथ जो है वो उसके बीच में लिखी जाती है, और कंट्रोल स्ट्रिंग में टेक्स्ट भी आ जाते हैं, स्पेसिफायर भी आ जाते हैं, और एस्केप सीक्वेंस भी आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है इसका लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। उसके अंदर क्या आता है, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं, यानी वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल आ जाते हैं। वेरिएबल वो होते हैं कि आपने कोई लेट्स सपोज कोई एज्यूम कर लिया कोई वेरिएबल, और उसके अंदर आपने फ्यूचर में कोई वैल्यू असाइन करवानी है या वैल्यू स्टोर करवानी है, वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, हम डिक्लेयर करवा देते हैं वेरिएबल कोई से भी। इसके अंदर कोई सा भी डाटा स्टोर हो सकता है, एक जिस तरह कंटेनर होता है उसके अंदर कोई भी डाटा, कोई भी चीज़ स्टोर हो सकती है, तो ये आपके वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं, यानी हम एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर फ्यूचर में कोई भी डाटा जो है वो किसी भी टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। कांस्टेंट जो हैं वो क्या होते हैं, आपकी कांस्टेंट जो वैल्यू चेंज नहीं होती। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्रेशन a+b एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी है। सेपरेटेड बाय कॉमास, ये ज़रा गौर कीजिएगा कि कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट अगर यूज़ हो रहा है तो उसके बीच में कॉमा भी आएगा। 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो कॉमा, तीसरा भी आ रहा है तो कॉमा, थर्ड c, इस तरह से। द आर्गुमेंट इन प्रिंट एफ फंक्शन आर ऑप्शनल। अच्छा, आर्गुमेंट्स जो हैं वो प्रिंट एफ फंक्शन में ऑप्शनल हैं, यानी ये जो आर्गुमेंट हैं ये डालना ज़रूरी नहीं है। आप वेरिएबल जो है प्रिंट एफ फंक्शन, ये नोट कीजिएगा, जो आउटपुट देने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होता है उसके लिए लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन वो ऑप्शनल की कंडीशन है, अगर वो मैसेज आपका जो है वो लेट्स सपोज
यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये मैसेज है, ये लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट फॉर्म में है। तो हमें किसी भी आर्गुमेंट मतलब वेरिएबल की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल हमारे तब रिक्वायर्ड होते हैं जब हमने उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, यानी उसमें वैल्यू को स्टोर करनी होती है। तो इस कंडीशन में तो मैसेज के अंदर तो कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है। वैल्यू तो उस कंडीशन में होती है जहाँ पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, यानी ए और बी की वैल्यू, जिस तरह आपके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है। तो उस कंडीशन में आप लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी करोगे तो प्रोग्राम रन कर जाएगा इस पार्ट के बगैर भी प्रिंटफ में। ये आपका जो है दो तरह से यूज़ किया गया है प्रिंटफ। अगर आप कोई टेक्स्ट या सिंपल मैसेज करना है, प्रिंट का मतलब है जिस तरह हमारी प्रिंट आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आउटपुट अगर जनरेट आउटपुट डिवाइसेस हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर क्या करता है कि जो है वो प्रिंट करवा देता है, वो वैल्यू प्रिंट छप जाती है। तो इसी तरह आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो है उस पर अगर कोई वैल्यू आपने कोई चीज़ लिखनी है, वो जो आप इसके अंदर लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, आपने टेक्स्ट को भी प्रिंट करवा दिया। दूसरा तरीका ये है कि प्रिंट एफ में ये जो मैंने आपको बताई है, इसमें तो वेरिएबल देखें आप कहीं यूज़ हुआ है, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुई, जस्ट कंट्रोल स्ट्रिंग, यानी सिर्फ उसमें टेक्स्ट यूज़ हुआ है। स्पेसिफायर की भी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका कोई वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू चाहिए होती है और कोई वैल्यू से कंसर्न होता है। यहाँ पर ये सेकेंड टाइप देख लें कि दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है। अगर हमें इसमें जो है कोई वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, यानी यहाँ पर हम ए की वैल्यू कर देते हैं 5, बी की वैल्यू 6 कर देते हैं, तब इस सिचुएशन में जो है हमने स्पेसिफायर भी यूज़ किया है और जो है हमने वेरिएबल भी यूज़ किया है। यहाँ पर वेरिएबल को भी बताया कि ये दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो प्रिंट एफ में हमने जो है लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, यानी जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर करवाए हैं ए और बी, उसमें हम डाटा ए में 5 स्टोर कर देते हैं, बी में 6। तो ये वेरिएबल यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है आपका %d और %d ए वेरिएबल के लिए एक स्पेसिफायर और दूसरे वेरिएबल के, यानी हर वेरिएबल के लिए अलग स्पेसिफायर होता है। %d बता रहा है कि ये डाटा जो होगा इंटर होने वाला है ये इंटीजर होगा, %d इंटीजर का स्पेसिफायर है। इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी दो बार, मतलब एक वेरिएबल को एक तरह से लिख के फिर दूसरी वेरिएबल को दूसरी तरह, दोनों जो है सेम आउटपुट शो करेगा, कोई इशू नहीं है। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक वेरिएबल को एक दफ़ा प्रिंट करवा लो ऐसे सेंटेक्स के साथ। देखें सेम सेंटेक्स है, कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है। आपने टेक्स्ट लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज़ %d से मुराद कि इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर होगी, ये बता दिया इसने। और यहाँ पर आपने वो वेरिएबल मेंशन कर दिया, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट। तो ये इसका सेंटेक्स है, थोड़ा आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि इसमें आउटपुट फंक्शन और इनपुट में फंक्शन में डिफरेंस जो है वो ये होता है, आउटपुट जो है सिर्फ आपकी आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इनपुट जो है वो आपकी इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शंस यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप यूज़र चाह रहा है कि मैं जो है कोई भी इंटर वैल्यू कर दूं, यानी कोई भी डाटा जो है वो इंटर करूं रन टाइम में, जब प्रोग्राम रन हो जाता है और मैं वो कोई वैल्यू इंटर करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेरी जो मैं रन टाइम पे इंटर करूं उसके मुताबिक वो जो है कैलकुलेशन या प्रोसेस हो, तो फिर वो उस सिचुएशन में आपने इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। स्कैनफ फंक्शन क्या कहता है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शन टू इनपुट डाटा। बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज, जिसमें से एक कॉमन जो है वो इनपुट फंक्शन है। द स्कैन एफ इनपुट फंक्शन जो है वो स्कैन एफ है। द स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज टू गेट वैल्यू इनटू द वेरिएबल फ्रॉम द कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये बात मैंने आपको बताई है कि जब एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की, तब आपको अगर कोई वैल्यू रिक्वायर्ड होती है तो आप क्या यूज़ करते हो, स्कैन एफ। अगर आपने खुद से वैल्यू असाइन करके प्रिंट करवानी है, यानी आपने कोई सी भी दो वैल्यू ले ली कि आप चाह रहे हो कि ए जो है वो 5 है और बी है वो 6 है, तो तब आप प्रिंट एफ से भी उसको प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ए है और एक बी वैल्यू है, उसको ऐड करवाना है और ए में कोई सी भी वैल्यू यूज़र इंटर करे वो आ जाए और बी में कोई सी भी वैल्यू वो इंटर करे उस एडिशन परफॉर्म हो जाए, तब आप स्कैन एफ यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है और आप उसको कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी एडिशन करवा रहे हो, और एक सिर्फ दो वेरिएबल या कोई भी स्पेसिफिक वेरिएबल की
में कैलकुलेशन कर रहे हो या एडिशन परफॉर्म करवा रहे हो तो उस सिचुएशन में आप प्रिंट एफ से भी वो दे सकते हो। लेकिन रन टाइम में अगर अपनी मर्ज़ी से भी कोई वैल्यू इंटर करवानी है तो उसके लिए स्कैन एफ ज़रूरी है। ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल जो है वो साथ बताऊंगी तो आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ का जो है वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। द फॉर्मेट की तरफ आ जाते हैं। इसके फॉर्मेट क्या कहता है, इसका फॉर्मेट है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा। उसमें क्या यूज़ हो रहा था, उसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हो रहे थे फर्स्ट पार्ट में, लेकिन उसमें जो है आप देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ टेक्स्ट भी यूज़ हो रहा था, एस्केप सीक्वेंस भी, जिसको हमने कंट्रोल स्ट्रिंग का नाम दिया था। यानी ये तीनों चीज़ें कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर ना टेक्स्ट भी आ जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी, एस्केप सीक्वेंस भी। लेकिन जो स्कैन एफ है उसके फर्स्ट पार्ट में खाली फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होंगे, ठीक है, कोई टेक्स्ट यूज़ नहीं होगा, जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होंगे। और लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेकंड पार्ट में लिस्ट ऑफ वेरिएबल, वही सेम चीज़ है, इसमें भी लिस्ट ऑफ वेरिएबल यूज़ हो रहे थे, यानी लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट यूज़ हो रहे थे। लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट में लिस्ट ऑफ वेरिएबल भी आते हैं, कांस्टेंट भी आ जाते हैं और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। उसमें खाली जो है लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट में जो आ रहा मतलब उसमें जो यूज़ हो रहे थे वो वेरिएबल यूज़ हो रहे थे, खाली वेरिएबल। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल, स्कैन एफ में सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल। और स्कैन एफ में अगर आपने 2 वेरिएबल प्रिंट दोनों एक साथ करवा दी हैं तो फिर 2 दफ़ा आप उस हर एक जो है वेरिएबल के लिए अलग स्पेसिफायर डिफाइन होगा, ये मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, इसमें जो है चेंजिंग क्या है कि इसमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल तो आएंगे लेकिन उनके साथ एक चीज़ यूज़ होगी, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या है और ये यहाँ क्यों यूज़ हुई है, आउटपुट फंक्शन में क्यों नहीं यूज़ हुई, इनपुट फंक्शन में क्यों यूज़ हुई है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपका क्या करता है कि आपके एड्रेस बताता है, मतलब एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। यानी हमने यूज़र ने जो है रन टाइम में एक वैल्यू इंटर करनी है, तो वैल्यू जो वो इंटर करेगा उसको कोई ना कोई स्पेस, मेमोरी में स्पेस तो चाहिए होगी, उसका कोई ना कोई जो है वो एड्रेस तो होगा, कहीं ना कहीं लोकेट तो करेगी। तो वो जहाँ पर वो मौजूद होगा उसकी लोकेशन, वो उसको एड्रेस करेगा। यानी एड्रेस जो है उस वेरिएबल की लोकेशन को एड्रेस करेगा कि ये जो वेरिएबल है ये इस एड्रेस पे मौजूद है, तो यहाँ स्टोर होगा, सॉरी, ये वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर स्टोर होगी इस एड्रेस, यानी उसका मेमोरी में जो एड्रेस है वो ये बताएगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं कि क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, जो फॉर्मेट वेरिएबल के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है। यानी वेरिएबल इंटीजर में है तो %d, फ्लोट में है तो %f, करैक्टर में है तो %c। These are written within double quotes, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। The list of variables consist of list of variables separated by commas। वेरिएबल होते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, into which a values to be entered, जिसके अंदर वैल्यू इंटर होगी। यानी स्कैन एफ में आपको पता है रन टाइम पे वैल्यू कोई भी इंटर होनी है और वो जिस वेरिएबल के अंदर इंटर होनी है, मतलब जो स्टोर होनी है, उसको आप क्या बोलोगे, वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ वो वेरिएबल, और उसके दरमियान में कोमा भी डालोगे, ये सिंटेक्स का हिस्सा है। इन सी लैंग्वेजेस इम्पर्सन सिंबल जो है आपका सी लैंग्वेज में, जिसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये क्या इज़ यूज्ड इन स्कैन एफ, ये सिर्फ स्कैन एफ में यूज़ होता है, बिफोर द नेम ऑफ वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज़ टू बी असाइन। ये सिर्फ स्कैन एफ में होता है, प्रिंट एफ में नहीं होता। स्कैन एफ में क्यों होता है, क्योंकि हमें स्कैन एफ में वैल्यू लेनी होती है, वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, और वैल्यू जो स्टोर होगी उसके लिए जो है वो एड्रेस उसका ये रेफ़र करेगा। तो ये क्या करता है, रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द वेरिएबल इज़ गोइंग टू स्टोर, जहाँ पर वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्टोर होने वाली है या वो वेरिएबल जो है वो स्टोर हो रहा है, वहाँ उसकी लोकेशन को जो है ये रेफ़र करता है। इट इज़ दैट्स वाई इट इज़ ओनली यूज्ड इन इनपुट फंक्शन, इसलिए ये इनपुट फंक्शन में यूज़ होता है कि ऑब्वियसली जो भी वेरिएबल वहाँ पर स्टोर होगा वो आपका उसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड होगी मेमोरी में, तो वो इसको एड्रेस को रेफ़र करेगा, उसको पॉइंट आउट करेगा। यही था हमारा टॉपिक, बस इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन हमने देखा है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसके साथ, ताकि हमें ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखें, अगर आप पहले हमने प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ा था, तो प्रिंट एफ में मैंने आपको बताया है कि अगर आप यूज़र चाह रहा है
कोई वैल्यू, और वैल्यू जो है आपको यहाँ पर ही आपने कोई एक वैल्यू दे देनी है। हम देखें ए को वैल्यू असाइन करेंगे, कोई एक वैल्यू ये असाइन करेंगे, हम मल्टीपल वैल्यूज़ तो नहीं असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर हम 6 वैल्यू असाइन कर देते हैं ए को। और मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर बहुत ज़रूरी होता है हर स्टेटमेंट के बाद। अब हमने एक कितने वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हुए हैं, ए बी सी, बी को भी वैल्यू दे देनी है। बी को मैं दे देती हूँ वैल्यू 5 असाइन कर देती हूँ। तो ये प्रिंट एफ वाला हमने सिर्फ प्रिंट एफ में वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। मैंने ये 6 दे दी, 5, अब ये 6 और 5 को ही सिर्फ ऐड करेगा और किसी नंबर को नहीं करेगा। जो यहाँ वैल्यू असाइन की जाएगी सिर्फ उसी को करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रिंट एफ हमने यूज़ करके हमने कर दिया कि प्रिंट एफ जो हमने टेक्स्ट लिखा आगे %d और %d हमने इसलिए यूज़ किया कि ताकि ये स्पेसिफायर है, इंटीजर वैल्यू है, हमें पता है ये इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पर %d यूज़ किया। और आगे जो वेरिएबल है वो हमने आगे मेंशन कर दिया ताकि ये जो वैल्यू है ये डाटा टाइप यहाँ ये होने वाली है और ये वेरिएबल जो है यहाँ पर इससे वैल्यू जो है यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया, वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे फाइनल आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर जो है सेकंड नंबर हमने ले लिया, सेकंड नंबर बी है। और मैंने बताया था आपको कि हर वेरिएबल के लिए अलग इंटीजर जो हमारा वेरिएबल है, अगर वो उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होने वाली है तो उसके लिए अलग स्पेसिफायर यूज़ होगा। अगर यहाँ पर कोई और फ्लोट वैल्यू होती तो %f यहाँ पे भी %f होती, यहाँ पर फ्लोट लिख देते हैं हम। लेकिन ये क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है, आपको पता है आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आप यहाँ पर %d लिखोगे। यहाँ भी आपने %d लिख दिया, सेकेंड नंबर इज़ %d, क्योंकि हमें पता है कि वो इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पर दूसरी वैल्यू उसको बता दी। अब बी के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि सेकंड नंबर के आगे वो वैल्यू आ जाएगी जो बी में है। और सी क्या है जी, सी वेरिएबल भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। सी वेरिएबल में हमने कह दिया कि ए और बी को ऐड कर दो, ए और बी में जो वैल्यू होगी वो सी में ऐड, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। ये भी एक वैल्यू असाइन ही हुई है, सी को वैल्यू ए और बी के असाइन हुई है। ए और बी क्योंकि हमने वैल्यू असाइन कर दी है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। और प्रिंट एफ में हम करेंगे सी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम इज़ के आगे आ जाएगी। अभी हम रन कर लेते हैं, प्रोग्राम को देख लेते हैं। जी, ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज़ 6, सेकंड नंबर इज़ 5 और सम जो है वो हमारा 11 है। बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम हमने चाहा था। पहला नंबर 6 आ रहा है, ये आ रहा है, शो होगी आउटपुट, हमने सिर्फ प्रिंट करवा दिया, ये प्रिंट हो गया। सेकंड नंबर बी है, ये भी प्रिंट हो गया। बी अगर आप देखें कि बी के अंदर 5 वैल्यू है तो बी के अंदर यहाँ पर बी में जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपके आउटपुट में आ गई है, यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है, रिप्लेस हो गई है। और सम सी के अंदर जो है ए और बी ऐड हो गए हैं तो ये सम वैल्यू आ गई। अब इसी को हम जो है हम ऐसा भी चाहते थे रन टाइम में हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ इंटर करें और उसका सम हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें स्कैन एफ लगाना पड़ेगा। तो हम स्कैन एफ भी देख लेते हैं कि स्कैन एफ से क्या होगा। यहाँ पर हम ही हम ऐड कर लेते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ का फॉर्मेट जो है आपको क्योंकि ये भी एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा। फॉर्मेट ये है आपकी, इसके अंदर आ जाएगा आपका, सबसे पहले स्पेसिफायर आते हैं, इसमें कोई टेक्स्ट कुछ नहीं, जस्ट स्पेसिफायर आते हैं। क्योंकि एक वेरिएबल है, हर किसी का मैं अलग कर रही हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल है तो मैं एक स्पेसिफायर यूज़ करूँगी। और आपको पता है कि फिर उसके बाद सेकंड में वेरिएबल लिखते हैं लेकिन विद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड साइन के साथ। ये इसका सिंटैक्स है स्कैन एफ का। अब सेकंड वाली भी जो है वो सेम ही होगी। सॉरी, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट जब एंड होती है तो ये डालना ज़रूरी है वरना एरर आएगा। टर्मिनेटर, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग ये होगी कि जो वेरिएबल है उसी का आपने
उसी के वेरिएबल के पीछे जो है आपने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या एम्परसेंट साइन डालना है जी। अच्छा, अब ये आ गया फर्स्ट नंबर इज़। अब यहाँ पर देखें नीचे परसेंट जो है यूज़ हो गया, तो हम यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्कैन एफ अगर यूज़ कर रहे हैं उसमें परसेंट यूज़ हो रहा है, तो बस हमने फर्स्ट नंबर कर देना है सेकंड। अब ये रन टाइम में अपनी मर्ज़ी से नंबर देगा, ये क्योंकि नंबर अपनी मर्ज़ी से देगा तो साइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन हम चाह रहे हैं कि रन टाइम में अपनी मर्ज़ी से नंबर दें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है स्कैन एफ वॉज नॉट डिक्लेयर, सॉरी केस सेंसिटिव है, आपने देखना है स्मॉल स्कैन एफ स्मॉल एस डालना है जी। फर्स्ट नंबर हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं। पहले हमने वैल्यू असाइन की थी, प्रिंट एफ में असाइन होती है, कोई भी वैल्यू जो असाइन करेंगे उसी का सम लेगा। अब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से यूज़र रन टाइम में ये ले रहा है। रन टाइम में जो अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ भी वैल्यू दे सकती हूँ, 7 दे देती हूँ, फिर मैं दे देती हूँ कोई भी 9 दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है सम इसका जो आ जाएगा, सॉरी इसको मैं दोबारा से रन कर देती हूँ। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास है, कुछ भी दे देते हैं 7। सेकंड नंबर हमने लिया था 9 और सम हमारे पास आ गया है जी 1। ये एक सेकेंड, ओके यहाँ पर जो है इशू ये आ रहा है, हमारा आउटपुट जो है उसमें मसला इसलिए आ रहा है कि हमने जो है सेंटेक्स में ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा जो है हमने इंटर नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो वैल्यू जो है वो रीड नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ, उसमें एस्केप सीक्वेंस ऐड कर लेती हूँ /n, ये नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेगा, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ताकि इजी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या एरर है जी, सॉरी जी। फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं 1, सेकंड नंबर हम देख लेते हैं 5 और सम हमारे पास आ गया 6। अब हमने अपनी मर्ज़ी से जो है वो नंबर यहाँ पर इंटर किया है और कोई से भी 2 नंबर इंटर किए और हमारे पास आ गया। अब ये किसी भी 2 नंबर को ऐड कर सकता है, हर जो है नंबर्स के लिए, इंटीजर नंबर के लिए ये रन करेगा। यहाँ पर मैं 8 दे देती हूँ, यहाँ पर 9 और हमारे पास टोटल सम आ गया 17। आई होप सो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे और